ये 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में होने वाली जनगणना को लेकर आज एक बड़ा ऐलान हुआ। ऐसा पहली बार होगा जब डिजिटल माध्यम से जनगणना को कराया जाएगा और उसी के साथ साथ इसमें स्वगणना की भी घोषणा हुई है। इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति अपने परिवार की गणना यानी उसकी जानकारियों को एक पोर्टल पर दर्ज करेगा, उसके बाद उसको एक यूनिक आईडी मिलेगी और उसके घर में जब भी कोई अधिकारी पहुंचेगा तो वो उस आईडी को दिखा के अपनी पुष्टि करा सकेगा। उसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरणों में मकानों की गणना कराई जाएगी, यानी कहाँ पर आपके कितने मकान हैं उसकी गिनती होगी, और उसके बाद दूसरे चरण में मुख्य जनसंख्या की गणना की जाएगी, यानी आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। उसी के साथ साथ गणना वाले जो भी अधिकारी आपके घर में पहुंचेंगे वो आपसे पूछेंगे आप क्या खाते हैं, आपके यहाँ रसोई कितनी है, आपके यहाँ टॉयलेट कितने हैं, और उसी के साथ साथ तमाम जो एक बारीकियां हैं छोटी छोटी उसको आपसे पूछा जाएगा और उसको फॉर्म में भरा जाएगा। ये देखा जा रहा है कि जो पहली मकानों की जो गणना है उसके आधार पे तमाम अधिकारी लोगों के घर घर पहुंचेंगे, यानी एक एक घर को जो है वो इससे जोड़ा जाएगा। तमाम शिक्षकों की इसमें जो है वो जिम्मेदारी लगाई जा रही है और शिक्षक को हर एक दिन में लगभग 4 से 5 मकानों में जाकर वहाँ पे लोगों से मिलना होगा, उनकी गणना करनी होगी। ये बताया जा रहा है कि एक शिक्षक को लगभग 1 महीने में 180 मकानों का जो अपना एक टारगेट है उसको सेट करना होगा। इसके लिए उनको 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। पहली जो गणना है वो ये बताया जा रहा है कि 7 मई से शुरू होगी और सभी शिक्षकों को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, यानी किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, उनको अपनी ये जो जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा। उसी के साथ साथ ये भी तय किया गया है कि जो भी गणना अधिकारी आपके घर में पहुंचेगा उसको आपको सभी चीज़ों को सच बताना होगा, यानी किसी भी तरीके का झूठ जो है वो नहीं बोला जा सकेगा। आपके घर में जितने लोग हैं, आपके परिवार में जितने लोग हैं, आपके मकान के बारे में सभी चीज़ों का उचित जो ब्यौरा है उसको दर्ज कराना होगा। और इसके बाद दूसरे चरण में जाति जो जनगणना है उसको भी कराया जाएगा। हालांकि अभी जाति जनगणना को लेकर एसओपी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी। उसके आधार पे ये तय किया जाएगा कि कौन सी जाति के लोग कहाँ पर ज़्यादा हैं और उनकी जनगणना को तय करके एक ब्यौरा तैयार किया जाएगा। इस जनगणना को कराने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार को पता हो कि कौन से लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर कौन सी योजनाओं का फ़ायदा किसको मिल रहा है और आगे चल के कौन सी योजनाओं को संचालित करके किसी को लाभ पहुँचाया जा सके। आज सुबह तकरीबन 11:41 के आसपास देश के करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन पर एक अलर्ट मैसेज जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दिया। ये अलर्ट मैसेज जो है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जो है जारी किया गया था। इस अलर्ट मैसेज में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए राष्ट्र के तमाम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बातें जो है वो कहती हुई दिखाई दे रहा है। साथ ही बात किया जाए तो NDMA के रिपोर्ट के अनुसार ये देशी तकनीकी द्वारा जो है अलर्ट मैसेज जो है वो बनाया गया था। इसमें बात किया जाए तो देश के उन तमाम इलाकों में जिस प्रकार से भूकंप आने से पहले जो है अलर्ट मैसेज जो है मिल जाएगा लोगों को। साथ ही बात किया जाए तो उन समुद्री तट के आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर जिस प्रकार से समुद्री जो है तूफान आता है उसके पहले भी लोगों को जो है इस प्रकार से अलर्ट मैसेज मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह अलर्ट मैसेज जो है वो जारी किया गया था। ये अलर्ट मैसेज का जो है आज लगभग 11:41 के आसपास भारत सरकार द्वारा जो है वो ट्रायल किया गया था, जिसमें करोड़ों लोगों के फ़ोन पर ये अलर्ट मैसेज का रिंगटोन और साथ ही मैसेज भरा एक संदेश भी पहुंचा गया था, जिसमें बात किया जाए तो लोगों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में पहले ही संदेश जो है वो मिल जाएगा। तो ये भारत सरकार द्वारा एक निर्णय था जिसमें ये ट्रायल लिया गया था, जिस मैसेज में साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि ये जो मैसेज है आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जो है भारत सरकार द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर इस पॉइंट में ये भी लिखा गया था कि अगर मैसेज आपके पास पहुंचता है तो किसी भी प्रकार का आप कंप्लेन ना करें। ये जो है एक ट्रायल के तौर पर जो है आपातकालीन स्थिति को देखते हुए देश के तमाम करोड़ों को फ़ोन में जो है ये मैसेज पहुंचता हुआ दिखाई दिया।
पीलीभीत डीआईएस ऑफिस के कई करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड इल्हाम शमसी जो चपरासी था, उसकी पत्नी, साली, सास को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बताएं कि इल्हाम शमसी ने किस तरह से जो अपनी पत्नी लुमना थी उसके खाते पर 2,37,00,000, दूसरी पत्नी जो आफरा थी उसके खाते पर 2,12,00,000, साथ ही साथ जो उसकी सास थी फातिमा उसके खाते पर 1,03,00,000 और साली समेत जो 7 महिलाएं थी उनके खाते पर 8,15,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। ये सभी पैसा डीआईएस ऑफिस के जरिए जो ट्रेजरी थी उसके जरिए कहीं ना कहीं इन 7 महिलाओं के खाते पर ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद इस सरकारी पैसे का गबन करके भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। आपको बताएं कि जो इल्हाम शमसी था उसने किस तरह से इन 7 महिलाओं की फर्जी बेनिफिशियरी आईडी तैयार करने के बाद इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था, और जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल दर परत दर जब जांच पड़ताल की तो जो परत थी वो खुलती चली गई। इसके बाद जो चपरासी था इल्हाम शमसी मास्टरमाइंड, उसके 3 पत्नी को, साली, सास सहित जो 7 महिलाएं थी उनको जेल भेज दिया है। लेकिन कुल मिलकर के सवाल इसी बात का है कि जिस तरह से डीआईएस ऑफिस में कई करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी जो डीआईएस ऑफिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ट्रेजरी के तमाम अधिकारी कर्मचारी जो इस घोटाले पर संलिप्त थे, फिलहाल उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन पुलिस का दावा है कि वो हर जांच पड़ताल हर एंगल से कर रही, इससे जो घोटालेबाज हैं, जो दोषी लोग हैं, उनका सुराग लग सके। फिलहाल पुलिस का दावा है कि इस मामले पर जो बड़े घोटाले में जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो फिलहाल कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता थी और पुलिस इसी मामले पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही। लेकिन कुल मिलाकर के जो तमाम इसमें भ्रष्टाचारी थे, कहीं ना कहीं उनको पुलिस अपनी रडार पर है, और जिसके जरिए पुलिस की जांच पड़ताल में साफ स्पष्ट हुआ है कि लगभग 53 खातों पर इल्हाम शमसी ने किस तरह से 25 से 26 करोड़ रुपए जो डीआईएस ऑफिस का था उसको ट्रेजरी के जरिए 53 खातों में ट्रांसफर करा था। फिलहाल पुलिस ने जो 7 महिलाएं थी इनको जेल भेज दिया, साथ ही साथ जो 5 करोड़ रुपए लगभग इन महिलाओं के खातों में थे उनको फ्रीज कर दिया। साथ ही जो 53 खाते पुलिस ने ट्रेस किए उनकी भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जो 53 खातों पर पैसा गया था उनके इल्हाम के कई करीबी थे, कई संबंधी थे, और कहीं ना कहीं उनको लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही, जिसकी वजह से जो आरोपी हैं वो फिलहाल पुलिस की रडार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस घोटाले के मास्टरमाइंड चपरासी इल्हाम शमसी के तमाम जो करीबी हैं उन पर तो पुलिस की कार्रवाई हो रही, लेकिन जो फिलहाल अधिकारी थे, तमाम जो कर्मचारी हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार इस घोटाले पर जो भी अधिकारी कर्मचारी शामिल है, आखिरकार उनको किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है और शासन प्रशासन के स्तर पर उन पर कोई कार्रवाई होती है, फिर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा। जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर एक दूल्हा अपनी बारात लेकर जा रहा था। बीच रास्ते में उसे रोककर नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में बदमाशों की पहचान प्रदीप बिंद और रवि यादव के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रदीप बिंद दुल्हन का ही रिश्तेदार है, जो अपने साथी रवि यादव के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। लगातार इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस कई टीमें गठित की है जो कि लगातार दबिश दे रही है, और इसके साथ ही दोनों आरोपी प्रदीप बिंद और रवि यादव के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो दुल्हन है उसे भी थाने पर बुलाया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, और जिन लोगों की इस पूरे घटना में संलिप्तता है उसकी भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में जो 2 बदमाश हैं प्रदीप बिंद और रवि यादव, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उनके खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है उससे दूल्हे पक्ष का जो परिजन है, जो परिवार है, वो पूरी तरीके से सदमे में है। बारात से 10 किलोमीटर पहले ही दूल्हे की गाड़ी को रोका जाता है बदमाशों द्वारा। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें 3 गोलियां जो है दूल्हे को लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं ड्राइवर किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भाग निकला था। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि जो बदमाश हैं प्रदीप बिंद और रवि यादव, उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है और कौन कौन लोग इस पूरी घटना में किसकी संलिप्तता है, वो भी जांच के बाद सामने आएगा। तो देखना होगा कि कब तक पुलिस इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करती है।
विक्रांत और राखी हत्याकांड मामले में हुई मुख्य आरोपी बीजेपी नेता सुधारस चौहान की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर और बागपत पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य आरोपी काफी लंबे समय से अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन पुलिस अलग अलग इलाकों में दबिश देकर गिरफ्तारी की बात कर रही थी। जिस तरीके से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है तो उससे पुलिस पर सवाल खड़े हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी बीजेपी नेता की जो गिरफ्तारी हुई है वो घर से शांतिपूर्ण तरीके से और सीसीटीवी कैमरे के सामने और स्थानीय भीड़ के सामने हुई है, जबकि मुख्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ होना तय मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है तो दोनों जिलों की पुलिस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से मुख्य आरोपी की शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल को डूडा कार्यालय में तैनात कर्मचारी विक्रांत अपनी ड्यूटी करने के बाद वह लापता हो गया था और उसके बाद उसका सहारनपुर जिले में 17 अप्रैल को शव बरामद हुआ था। तो वहीं राखी का शव उसके 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को सहारनपुर जिले के अलग थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। जब दोनों का शव बरामद हुआ तो पुलिस जांच में यह शामिल आया था कि विक्रांत और राखी की हत्या बागपत के रहने वाले बीजेपी नेता सुधारस चौहान और उसके साथियों ने हत्या की है और हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उनके शव को अलग अलग इलाके में फेंक दिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो पुलिस पर ये गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस ने अपनी मिलीभगत से शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की है, क्या पुलिस इस पर जवाब देती है। वहीं इस पूरे मामले में दोनों जिलों की पुलिस का कहना है कि खुफिया एजेंसियां और मुख्य आरोपी को मोबाइल लगातार ट्रेस किया जा रहा था। जैसे ही उसकी लोकेशन मिली तो दोनों जिलों की पुलिस ने उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया। और खबर चंदौली